is something which is very misconceptualized over the internet. बहुत ज्यादा misconceptions है, बहुत ज्यादा मिसट्रूड किया जाता है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लोगों को कुछ समझ में आता नहीं पी रेशियो के बारे में, बस वो एक फॉर्मूला पता है और एक डेफिनेशन पता है, उसके अलावा ज्यादा लोगों को पी रेशियो के बारे में खबर नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में पी रेशियो के बारे में सब कुछ बताऊंगा। पी रेशियो क्या है, पी रेशियो कैसे काम करता है, पी डी रेटिंग क्या होती है, पी री रेटिंग क्या होती है, पी रेशियो देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। एंड आई एम समवन हु इज नॉट अ बिग फैन ऑफ पी रेशियो, तो मैं ये बताऊंगा कि पी रेशियो क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और पी रेशियो में क्या क्या खामियां हैं। मैं दोनों बताऊंगा कि तुम्हें पी क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब कर देना। बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे मेरे, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ और अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मेरे को लिंक्डइन पे भी जाके फॉलो करो, ट्विटर पे भी फॉलो करो। लिंक्डइन पे मैं एक पोस्ट लिखता हूँ इन्वेस्टिंग के बारे में रोज 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 रोज, ठीक है। ट्विटर पे भी दिन की एक पोस्ट जाती है सेल्फ हेल्प पे या कुछ कोट्स जो विच हैव हेल्प्ड मी अ लॉट इन लाइफ, तो वो उस पर कुछ ना कुछ मैं लिखता रहता हूँ। एक एक कोट होता है, दो दो लाइन के कोट होते हैं, दो दो तीन तीन लाइन के, ज्यादा तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा उसमें। मेरे को फॉलो कर दोगे, मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरे को थोड़ी रीच मिल जाएगी। वो दो लाइन के कोट अगर तुम पढ़ोगे, उसका डीप मीनिंग अंडरस्टैंड करोगे, बैठ के सोचोगे, अध्ययन करोगे उस पर, तो हो सकता है कि तुम्हारा भी भला हो जाए बहुत कुछ, राइट। इंस्टाग्राम रील्स में मैंने क्या कर रखा है, मेरे पिछले 1.5-2 महीने की अगर तुम रील्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा मैंने पूरा इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल एनालिसिस पूरा कोर्स बना दिया है। पूरा कोर्स है वो, तुम देखने बैठोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पूरा कोर्स है वो। तुम उसके बाद कोई कोर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। कहां से खरीदना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। किसका खरीदना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस है, बट मैं तुम्हें ज्यादा बोर नहीं करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज पी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पी की पहले तो वही जो घिसी पिटी डेफिनेशन है तुम्हें वही बता देते हैं कि ₹1 कमाने के लिए इन्वेस्टर कितने पैसे लगा रहा है एक कंपनी में, दैट इज पी। अब इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक घर खरीदा 5 करोड़ का और वो घर तुमने 1 साल बाद बेच दिया 10 करोड़ में, या लेट्स से 15 करोड़ में। 5 करोड़ का घर खरीदा, 15 करोड़ में बेच दिया 1 साल बाद, तो तुम्हें गेन कितना हुआ, 10 करोड़ का। तुम्हें 10 करोड़ का गेन करने के लिए कितना लगाना पड़ा, 5 करोड़ लगाना पड़ा। तो अगर 10 करोड़ का गेन करने के 5 करोड़ लगा रहे हो तो ₹1 का गेन करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 0.5। सही है कि नहीं, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा ना। सो पी का मतलब यही है कि एक कंपनी ₹1 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाने के लिए इन्वेस्टर से कितने पैसे ले रही है। अब मैं इसका फॉर्मूला भी बताता हूं जरा, तो ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। पी का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन का अगर तुम्हें मतलब नहीं पता तो ऊपर लिंक है बेसिकली स्टॉक मार्केट के पूरे एक लेक्चर का, वो 40 मिनट का लेक्चर है, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। जो बेसिक टर्म्स होती है, जो भी तुम्हें चाहिए बेसिक टर्म्स, सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। तो वो देखो, दैट इज अ मस्ट वॉच। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच दैट। बट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा पा रही है वो, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है कंपनी की। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लेट्स से 2 लाख करोड़ और कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लेट्स से वो है 50,000 करोड़। तो कंपनी का पी रेशियो कितना होगा, 4। तो मतलब तुम्हें ₹4 लगाने पड़ रहे हैं ₹1 कमाने के लिए। ₹4 लगाने पड़ रहे हैं ₹1 कमाने के लिए। अब तुम्हें लगता होगा कि यार ये तो ऐसी चीज है कि पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। ऐसे किसी कंपनी का अगर पी रेशियो 1 हो तो मतलब ₹1 लगाने पे हमें ₹1 का फायदा होगा। ये तो 100% गेन है। पर नहीं, ये चीजें ऐसे काम नहीं करती है। कैसे काम करती है मैं वो समझाता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई कंपनी खरीदी जिसका पी रेशियो है 10। पी रेशियो 10 का मतलब क्या होगा, पी रेशियो 10 का मतलब है कि जो कंपनी है
उसमें तुम्हें 10 रुपए लगाने पड़ रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए। Whereas if there's a company जिसमें तुम्हें 50 रुपए लगाने पड़ रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो जो 1 रुपए को कंपनी कमा पा रही है ना, वो 10 रुपए वाली कंपनी जिसमें तुम्हें 10 रुपए लगाने पड़े वो 1 रुपए कमा ही ना पाए, और जो 50 रुपए वाली कंपनी है वो हो सकता है 100 रुपए भी कमा दे। मतलब क्या हो, तुम्हें मतलब नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली इसका। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी एक्सवाईजी लिमिटेड। एबीसी का पी रेशियो है 10, एक्सवाईजी का पी रेशियो है 50, ठीक है। तो एक का 10 है, एक का 50 है। अब तुम बोलोगे ऑब्वियसली 10 वाली बेटर है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो जो 10 वाली कंपनी है ना, दैट इज इनकेपेबल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। व्हाई? हो सकता है कंपनी सिक्लिकल ट्रेंड में हो। सिक्लिकल ट्रेंड में मतलब क्या, हर कंपनी, ज्यादातर बिजनेसेस, काफी सारे बिजनेसेस में साइकिल्स होती है। तो एक साइकिल होती है जब सेल्स जो हो रही है वो ऊपर जा रही होती है, एक टाइम आता है जब सेल्स पीक आउट हो जाती है, सेल्स पीक आउट हो जाती है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाती, सेल्स पीक आउट हो गई और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाती है, और उसके बाद वो नीचे आके सेटल हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे गई, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे सेटल हो गई, यहाँ पे सेटल हो गई। तो अब यहीं पे थोड़े दिन साइडवेज रहेगी, तो सिक्लिकल डाउन ट्रेंड है। तो जब ये नीचे गिर रही होगी और जब यहाँ पे होगी, तो कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, द कंपनी इज मेकिंग लॉसेस। तो जब कंपनी इज मेकिंग लॉसेस और कंपनी इज मेकिंग वेरी लो प्रॉफिट्स, तो ऑब्वियसली द स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू सी प्रॉब्लम्स। तो देखेंगे ना, स्टॉक प्राइस तो नीचे जाता दिखेगा, उसको बोलते हैं वैल्यू ट्रैप। जब तुम कोई ऐसी कंपनी सोच के बाय करते हो कि ये कंपनी की वैल्यूएशन बहुत कम है, वैल्यूएशन मतलब इस कंपनी में तुम कम पैसे लगा के ज्यादा पैसे बना सकते हो, और तुम वो कंपनी खरीद लेते हो, और तुम्हें बाद में पता, और वो कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है बिकॉज दैट कंपनी इज incapable of making the money you think it would have made. I hope I made myself very clear, right? तो इसीलिए कम पी रेशियो does not necessarily means कि कंपनी undervalued है या overvalued है. P ratio is not that big of a symbol of if a company is overvalued or undervalued. अब मैं इसी कंटेक्स्ट में तुम्हें समझाना चाहूंगा पी री-रेटिंग और पी डी-रेटिंग का कॉन्सेप्ट। तुमने एनालिस्ट को बोलता बहुत सुना होगा कि पी री-रेट हो गया, पी डी-रेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कैसे होता है ये? तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। प्राइस मतलब मार्केट कैप और अर्निंग मतलब पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अक्सर क्या होता है ना, पी रेशियो इज नॉट प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग नहीं होता है, प्राइस टू अर्निंग तो बुकिश फॉर्मूला है इसका। जो असली फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस टू एक्सपेक्टेशन। प्राइस मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन किस चीज की? एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल कि ये प्रॉफिट कितना बनाएगी कंपनी, प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन की कंपनी कितना प्रॉफिट्स बनाएगी, उसकी एक्सपेक्टेशन इज एम्बेडेड इन द पी रेशियो। सो फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका प्राइस है 100 रुपए का, तो कंपनी का जो शेयर है that is doing very great because the company has shown good results. ठीक है, the company has shown good past, कंपनी में अच्छा मैनेजमेंट है, कंपनी में अच्छी सेल्स हो रही है, अच्छी सेल्स फिगर्स दिख रही है, कंपनी में सब अच्छा होता दिख रहा है। सबको लगता है कि इस कंपनी का जो अर्निंग्स है वो आने वाले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो सब लोग पहले ही शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब रिजल्ट आएगा तो हमें पता ही है कि रिजल्ट अच्छा होने वाला है, हमें अंदेशा हो गया कि रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो जब हमें अंदेशा हो जाता है कि रिजल्ट अच्छा होने वाला है तो मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर लेता है ऐसी चीजों को। तो पहले से ही जो प्राइस होगा वो ऊपर चढ़ चुका होगा, तो 100 रुपए की जो शेयर होगा वो पहले से ही 150 पहुंच चुका होगा बिकॉज सबको पता है कि इस कंपनी ने आउटरेजियस प्रॉफिट्स दिखाने हैं। जब विदाउट एनी चेंज इन अर्निंग्स द प्राइस ऑफ अ स्टॉक राइजेस फॉर सीइंग द फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 का भी शेयर था और वो 150 का हो गया क्योंकि मार्केट ने ये चीज भांप ली पहले से ही कि इस कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होने वाले हैं। तो उसे बोलते हैं पी री-रेटिंग। पी री-रेट हो गया, पी जहां से था वहां से बढ़ गया बिकॉज अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि इस कंपनी में ज्यादा अर्निंग्स की विजिबिलिटी है। अब पी डी-रेटिंग का मतलब क्या हो? पी डी-रेटिंग इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब लोगों को लगता है कि कंपनी का अब कुछ नहीं होने वाला है, इस कंपनी ने बहुत मोटे मोटे लॉस बनाना है, तो सब लोग सेल ऑफ करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे जाता है। उसको बोलते हैं पी डी-रेटिंग। जब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स या लॉसेस की वजह से स्टॉक प्राइस इंपैक्ट करता है उसको बोलते हैं पी डी-रेटिंग या पी डी-रेटिंग।
अब तुम एनालिस्ट को जब भी बोलते हो सुनोगे पी री रेटिंग होता है, पी डी रेटिंग होता है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट पी री रेटिंग एंड पी डी रेटिंग मींस। और ये एनालिस्ट बहुत फ्लॉन्टली मतलब बहुत फ्लॉन्ट करते हैं कि पी री रेट हो गया, बहुत पी डी रेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बेवकूफ बनाने का तरीका है, बेसिकली बेवकूफ बनाने का तरीका है। पता है क्या, जब लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती शॉर्ट रन में मार्केट कैसे काम करता है, जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होता है ना, जो तुच्छ प्राणी होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो बोलते हैं कि जी हमें तो पी रेट हो गया, पी डी रेट हो गया, क्योंकि हमें टेक्निकल्स पढ़ने नहीं आता, हमें चार्ट्स पे देखना नहीं आता कि वॉल्यूम्स पहले से ही गिर रही थी। न्यूज आ जाती है, फिर न्यूज बाद में आती है, पहले वॉल्यूम्स आती है चार्ट पे, पहले सेल ऑफ दिखता है, पहले चार्ट्स पे दिखने लग जाता है कि क्या हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? समझे तो लाइक करो। अब नाउ आई होप कि पी रेटिंग और पी डी रेटिंग का मतलब तुम समझ गए। रियल मीनिंग ऑफ पी विच इज प्राइस अपॉन एक्सपेक्टेशन, जिससे मैं पी रेटिंग पी डी रेटिंग में बात करता हूं, प्राइस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेशन। तो देखो, जो प्राइस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? हाँ जी, तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं द रियल मीनिंग ऑफ पी। तो मैंने अभी तक तुम्हें तो बता दिया प्राइस अपॉन एक्सपेक्टेशन होता है। तो प्राइस अपॉन एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है। प्राइस अपॉन एक्सपेक्टेशन इज समथिंग विच द मार्केट ऑपरेट्स ऑन। किताबों में लिखा है प्राइस टू अर्निंग, मार्केट में होता है प्राइस टू एक्सपेक्टेशन। और जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग में हम सोचते हैं परसेप्शन अपॉन एक्सपेक्टेशन। परसेप्शन मतलब मार्केट में क्या परसीव किया जा रहा है, मार्केट में कैसे इसको भापा जा रहा है, मार्केट इसको कैसे बिहेव कर रहा है, इस पे लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं मार्केट में। तो परसेप्शन अपॉन एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, दैट इज द परसेप्शन ऑफ द मार्केट। मार्केट का परसेप्शन क्या है प्राइस को लेके। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करते हैं? ये दो चार चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक साइकिल कैसे चल रही है। देखो, बुल रन में हमेशा जो पी रेशियोज होंगे वो आउटरेजियस और बहुत ज्यादा ह्यूमंगस दिखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बुल रन चल रहा है। इसका मतलब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लोग सारे आ रखे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज बुल रन चल रहा है। तो हाई लिक्विडिटी एंड इवन लो इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज जब बुल रन होता है तो जनरली द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द बॉन्ड यील्ड्स और इन सबके इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। तो उसकी वजह से जो बॉन्ड या जो डेट मार्केट का पैसा है दैट कम्स इनटू द इक्विटी मार्केट, बिकॉज डेट मार्केट में कम इंटरेस्ट रेट्स है, राइट। सो इकोनॉमिक साइकिल्स, मार्केट में सेंटिमेंट कैसा है किसी कंपनी को लेके। तो हो सकता है लोगों का परसेप्शन डीमार्ट को लेके बहुत अच्छा हो, पर हो सकता है वोडाफोन आइडिया को लेके बहुत खराब हो, राइट। अर्निंग का रिप्लेसमेंट क्या होगा? अर्निंग का रिप्लेसमेंट इज एक्सपेक्टेशन। मार्केट में लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये किस चीजों पे डिपेंड करेगा? ये हो सकता है कुछ गवर्नमेंट के आने वाले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है लोग एंटिसिपेट कर रहे हो कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले। हो सकता है लोग फर्दर बुल रन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फर्दर हो सकता है कि कोई बेयर मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है बहुत लंबा बुल रन चल गया, आप सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेयर मार्केट शुरू होने वाला है, तो उसकी वजह से पी डी रेट होने शुरू हो जाएंगे, सारे स्टॉक्स के प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज पीक आउट हो गया है। जो मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे करके पीक आउट होता है, वो पीक आउट हो गया है, अब वहां से गिरना शुरू हो गया। तो जहां पे पीक आउट हो जाता है ना, उसके बाद क्या है, अब हो सकता है कि वो नीचे का ट्रफ हो गया और उसके बाद वो राइज करना शुरू कर रहा है, तो यहां से पी री रेट होगा, यहां से पी री रेट होगा और यहां से पी डी रेट होगा, ऐसे को पी डी रेट होगा। तो एक्सपेक्टेशन होता है वो तीन बेसिक थिंग्स पे डिपेंड करता है। पहली चीज इज लॉन्जेटिविटी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कितना लंबा चल सकता है। सी, अब कोई छोटा बिजनेस होगा 200-300 करोड़ का, हो सकता है कि वो कल बंद हो जाए, पर कोई एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैप इज 14 लाख करोड़, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस। अब रिलायंस की लॉन्जेटिविटी तो ऑब्वियसली वो है ना कि आने वाले 5-10 साल तक तो रिलायंस चलेगा ही। तो लॉन्जेटिविटी ऑफ अ बिजनेस सिग्निफाइज की एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट में। अगर 10-12 साल तक वी एक्सपेक्ट रिलायंस टू एग्जिस्ट, तो इसका मतलब रिलायंस विल मेक प्रॉफिट, इसका मतलब उसको हायर पी वैल्यूएशन मिलेगी, इसका मतलब उसका एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा। जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा तो प्राइस भी ज्यादा होगा, बिकॉज जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो पी री रेट हो जाता है। समझे? नाउ आफ्टर लॉन्जेटिविटी सेकंड कम्स इज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। So for example, for a business who have a huge size of opportunity, उसमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। तो दो बिजनेसेस है, एक बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटी का साइज बहुत कम है, दूसरे बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटी का साइज बहुत बड़ा है। तो द बिगर द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, हायर विल बी द एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है
जिसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एक नए मार्केट में टैप इनटू कर सकता है विच इज वर्थ लेट्स से $10-15 बिलियन। तो अगर कोई बिजनेस नई साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है तो उसकी प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जैसे रिलायंस था, रिलायंस वॉज इनटू द पेट्रोकेमिकल बिजनेस एक्सेट्रा, राइट। उससे वो नए बिजनेस में आया, उसने नई साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी विच इज डेटा, विच इज रिलायंस जियो, जो टेलीकॉम हो गया, डेटा हो गया, IoT वगैरह हो गया, इस समय वो घुस गया। तो अब उसकी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। तो जियो की वजह से व्हाट हैपेंड इज द पी वैल्यूएशन राइज्ड और रोज, जो भी वर्ड होता है, ठीक है। नाउ साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी हमने देख लिया, लॉन्जेटिविटी हमने देख लिया। उसके बाद तीसरी एक और चीज आ जाती है विच इज कैपिटल एलोकेशन। सो कैपिटल एलोकेशन इज समथिंग जिसपे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। कैपिटल एलोकेशन तो मेरे को पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल एलोकेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें मेरे को वर्किंग कैपिटल समझाना पड़ेगा, इन्वेंट्री समझाना पड़ेगा, और ROIC, ROIC और ये सब मैं समझाऊंगा, ठीक है। सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, और इसी चैनल पे आ जाएगी वीडियो ROIC और वो सबकी कैपिटल एलोकेशन की। सो अगर एक कंपनी अच्छे से कैपिटल एलोकेट कर पा रही है, अगर कंपनी जो कैपिटल का एलोकेशन है या जो कैपिटल का यूज है, जो रिटेन अर्निंग है, जो प्रॉफिट्स का यूज है, वो अच्छे से कर पा रही है, तो ऑब्वियसली उसको हायर वैल्यूएशन मिलेगी, उसको हायर एक्सपेक्टेशंस मिलेगी, और एक्सपेक्टेशंस हायर होंगी तो जो प्राइस है वो ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। देखो पी जो होता है ना, वो काम करता है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे वाला एक्सपेक्टेशन और ये ऊपर वाला है प्राइस। तो जब एक्सपेक्टेशन बढ़ता है ना, तो जब एक्सपेक्टेशन बढ़ता है तो ऐसे नहीं होता कि प्राइस यहाँ पे स्टिल रहता है, प्राइस भी बढ़ने लग जाता है, तो उसकी वजह से ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे था, राइट, तो हाँ ये यहाँ पे था, अब एक्सपेक्टेशन बढ़ी तो उसकी वजह से प्राइस भी बढ़ेगा, फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ी, फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ी, फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर उसके बाद हो सकता है एक्सपेक्टेशन गिर गई, फिर उसकी वजह से प्राइस गिरेगा, फिर हो सकता है एक्सपेक्टेशन फिर बढ़ गई, फिर उसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा। तो एवरीथिंग वर्क्स लाइक दिस। और ये कुछ चीजें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है लोअर पी मतलब इट इज गुड। Lower P does not necessarily means it is good. It can be a value trap. You can buy a company which is incapable of making profits. Incapable of making profits. मतलब उस कंपनी में ऐसा है कि एक बार अगर प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट होता ही नहीं है। मतलब 10 साल में से 1 साल में उसने बहुत मोटा प्रॉफिट रिपोर्ट कर लिया और बाकी के 9 साल प्रॉफिट रिपोर्ट ही नहीं कर पाई। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इस पूरी पी रेशो की कथा के सेकेंड लास्ट पार्ट पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड जिसकी वजह से मैं पी रेशो पे थोड़ा सा रिलाय कम करता हूं, विच इज कटु सत्य है कि पी रेशो फ्रॉड क्यों है, पी रेशो स्कैम क्यों है, पी रेशो बर्बाद क्यों है, पी रेशो फर्जी क्यों है। देखो पी रेशो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, प्राइस अपॉन अर्निंग, जो बुकिश नॉलेज के हिसाब से प्राइस अपॉन अर्निंग, मैं बुकिश नॉलेज की बात करूंगा, ठीक है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा एक्सपेक्टेशंस परसेप्शन की, फिर तो देखो जहां पे एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शन आती है ना, वहां पे ह्यूमन बायसनेस आ जाती है, और ह्यूमन बायसनेस जहां पे आती है इसका मतलब वही चार मुंह चार बातें, जहां पे चार मुंह चार बातें होती है वहां से हम उठ के चले जाते हैं। ठीक है, राइट। तो हम किताबी नॉलेज की बात करते हैं। किताबी नॉलेज में लिखा है प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, अकाउंटिंग फ्रॉड, रिग्ड अकाउंटिंग फ्रॉड पे वीडियो बनाइए, जाके देखो कैसे पकड़ते हैं। रिग्ड होता है सब कुछ। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुम देख रहे हो वो काफी टाइम झूठा होता है, तो कोई देखने का मतलब ही नहीं, क्योंकि जो तुम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हो ना वो झूठा है, बिकॉज उसमें डिप्रिसिएशन तुमने एडजस्ट कर रखा है। डिप्रिसिएशन जहां पे बहुत मोटा झूल होता है पैसों का, जनरली डिप्रिसिएशन में बहुत मोटा झूल होता है पैसों का, कोई भी कैसा भी डिप्रिसिएशन लगा रहा है। उसके बाद तरह तरह की कंसल्टिंग फीस गई है, तरह तरह की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है, उसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो बहुत ज्यादा रिग्ड हो जाता है। इसीलिए जनरली व्हाट आई सी इज प्राइस टू सेल्स। प्राइस टू सेल्स मतलब ₹1 की सेल्स करने के लिए इन्वेस्टर को कितने पैसे लगाने पड़े। जैसे मैंने ₹1 का प्रॉफिट बताया था ना, तो बस प्रॉफिट को सेल्स से रिप्लेस कर दो, क्योंकि सेल्स के जो नंबर्स हैं उनको रिग करना इतना मुश्किल, मतलब अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को रिग करना जितना आसान नहीं है। यू कैन आराम से रिग पैट, बट सेल्स को रिग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उसका। तो जनरली स्पीकिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर एनी कंपनी
इन इंडिया विच यू आर लुकिंग एट इज रिग्ड. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सच्चा नहीं. सच्चा तो देखो कोई अकाउंट्स नहीं जो तुम देख रहे हो, वो तो सीए करते करते मैंने जान लिया कि कितनी जुलमझाली होती है इस पूरे प्रोफेशन में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीए प्रोफेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग में. अकाउंटिंग में कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं वो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, उस पर मैं समझ गया हूँ सब. मतलब ऑब्वियसली सब कुछ नहीं, बट थोड़ा मेरे को आइडिया हो गया कि कितनी 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 काली गुफा है ये. राइट. सो प्राइस टू अर्निंग में से अर्निंग तो हमें पता चलेगा कि ये तो रिग्ड है. ऊपर जो प्राइस होता है ना, दैट इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय इंस्टीट्यूशंस. स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डील करते हैं, FIIs, DIIs. प्राइस तो वो रिग करता है. तो ऊपर का प्राइस भी रिग्ड है और नीचे का जो तुम्हारी अर्निंग्स है वो भी रिग्ड है. तो तुम्हारा पी रेशियो बिल्कुल ही रिग्ड होगा. क्या समझे कि पी रेशियो क्यों नहीं देखता हूं मैं. अच्छा, अब मैंने बोला पी रेशियो मैं नहीं देखता, इसका मतलब ये नहीं कि पी रेशियो देखना ही नहीं. पी रेशियो को कंपेयर करके देखो. अब अगर फॉर एग्जाम्पल तुम जियो, एयरटेल और वोडाफोन को कंपेयर कर रहे हो तो तुम तीनों का पी रेशियो कंपेयर करो. अगर तुम्हें लगता है कि किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा लो है या एवरेज के आसपास नहीं है, अगर एवरेज से बहुत ज्यादा डिविएट कर रहा है तो उसका मतलब उस कंपनी में कुछ अकाउंटिंग या तो फ्रॉड हो रहा है या तो कंपनी कुछ सही में बहुत अच्छा कर रही है. और अगर कंपनी सही में बहुत अच्छा कर रही होगी ना तो उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो. मैनेजमेंट पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि मैनेजमेंट को कैसे समझे, कार्ड्स में मिल जाएगी. तो मैनेजमेंट को समझो. अगर तुम्हें लगता है हाँ ये मैनेजमेंट रियली केपेबल है ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस, तो दैट कंपनी कैन बी बॉट. बट अगर तुम लगता है यार मैनेजमेंट इतना केपेबल तो है नहीं, मतलब मैनेजमेंट को देख के लगता नहीं कि ये सब कर सकते हैं, पर नंबर इतने अच्छे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बंधन बैंक के नंबर इतने अच्छे, पर मुझे लगता है मैनेजमेंट जहां पे एक बंदा कार्बी से एक बंदा ICICI से और दोनों का ही पास ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, और जो ICICI से बंदा है वो रिस्क एडवाइजरी बोर्ड में था और जो कार्बी से बंदा है वो सिक्योरिटीज का CEO था, CFO था, CEO था या CFO था. तो ऐसी ही जगहों पे तुम देखो. इंडसइंड बैंक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उधर यही बोल दिया था कि ये इंडसइंड बैंक जो है ना यहाँ पे हो रहा है कुछ गड़बड़. बिकॉज नंबर्स जो थे और जो चार्ट था, जो नंबर था, जो नंबर्स में देख रहा था, जो अकाउंट्स में देख रहा था, मेरे को देख के लग ही रहा था कि ये अकाउंट्स सच्चे तो हो नहीं सकते. यू हैव टू फाइंड क्लीन कंपनीज, यू डोंट हैव टू फाइंड गुड कंपनीज, यू हैव टू फाइंड क्लीन वेल रन बिजनेसेस, जो अच्छे बिजनेस है, जो साफ सुथरे बिजनेसेस है. क्योंकि खराब चीजें नहीं लेनी है. लो तो बेस्ट लो वरना मत लो. ये चीज मेरी लाइफ में हमेशा याद रख जाना. और ये ऐसी चीज है जो पता नहीं कहीं से डीप रूट हुई है मेरे अंदर कि इफ आई बाय समथिंग आई बाय द बेस्ट और एल्स आई डोंट. अगर पेन खरीदूंगा तो बेस्ट वाला पेन यूज करूंगा, अगर कंप्यूटर खरीदूंगा तो बेस्ट यूज करूंगा, अगर ट्राइपॉड खरीदूंगा तो बेस्ट ट्राइपॉड खरीदूंगा जो मेरे बजट में होगा. ऑब्वियसली अब मेरा बजट ही 1000 रुपए का और मैं 10,000 का ट्राइपॉड थोड़ी खरीदूंगा. अगर मेरा कंप्यूटर का बजट ही लेट्स से 1 लाख रुपए, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर वर्थ 30 लाख रुपीज. राइट. तो अगर तुम्हारे बजट पे फिट हो रहा है तो बाय द बेस्ट थिंग. अगर तुम्हें थोड़ा सा अपना बजट स्ट्रेच भी करना पड़े तो प्लीज बाय द बेस्ट थिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा बजट है 1 लाख रुपए का और तुम्हें लगता है कि 1,15,000 तक स्ट्रेच करूंगा तो मुझको बहुत बढ़िया चीज मिल जाएगी, तो 1,15,000 तक स्ट्रेच करो. बिकॉज दैट मोर मनी स्पेंड इज गोइंग टू एड यू. और हाँ, ये मैं सिर्फ उन्हीं कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ जिन कंटेक्स्ट में वो जो आइटम है वो एक एसेट है. फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर फॉर मी इज एन एसेट बट iPhone for someone might not be. So what I'm saying is कि look for companies which are clean. They might be expensive. हो सकता है expensive valuation पे. मैंने पूरी राम कथा क्यों सुनाई कि महंगी चीजें खरीदो. महंगी चीजें इसलिए खरीदो क्योंकि महंगी चीज ज्यादातर अच्छी होती है, और वो अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो महंगी, मतलब महंगी वो जनरली इसलिए होती है क्योंकि वो अच्छी है. HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का अगर तुम वैल्यूएशन देखोगे बहुत ज्यादा हाई है. क्यों है? प्राइस टू बुक्स बहुत ज्यादा है. बिकॉज दीज बिजनेसेस आर वेल रन. बजाज फाइनेंस का देखो, डी मार्ट का देखो, बहुत ज्यादा बढ़िया बिजनेसेस है, वेल रन बिजनेसेस, क्लीन बिजनेसेस है. लुक फॉर क्लीन बिजनेसेस प्लीज. ठीक है. एंड एज आई सेड, पी रेशियो को कंपेयर करके देखो सबके साथ. स्केप्टिसाइज एवरीथिंग.
अगर तुम पी देखते हो कि बहुत ज्यादा आउटरेजियस है, अब तुम जाके देखो मार्केट कैप में कुछ दिक्कत है या फिर अर्निंग में कुछ दिक्कत है। मार्केट कैप में दिक्कत कैसे पहचानोगे? स्टॉक चार्ट उठा के देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि स्टॉक चार्ट में कुछ गड़बड़ है, जाके उसका स्टॉक चार्ट देखो और तुम्हें लगता है ये स्टॉक चार्ट बड़ा अजीब सा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हाई बाइंग होती है और उसके बाद 2-3 दिन तक, जैसे एक दिन बहुत ज्यादा बाइंग हुई, फिर अगले 2-3 दिन तक हल्की हल्की सेलिंग हुई। ये क्यों हो रहा है? हाई वॉल्यूम जब तुम बाय करोगे तो ऑब्वियसली द शेयर प्राइस इज गोइंग टू राइज, ठीक है, जब तुम बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बाय करोगे। अब उस शेयर प्राइस को वापस नॉर्मल पे लाने के लिए तुम्हें थोड़ा बेचना पड़ेगा, पर तुम सारा तो बेच नहीं सकते क्योंकि तुम्हें अपने पास भी तो कुछ रखना है। तो मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी, अगले 3 दिन में मैंने 30 क्वांटिटी बेच दी, फिर उसके बाद मैंने 100 क्वांटिटी फिर खरीदी और मैंने 30 क्वांटिटी फिर बेच दी। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, स्टॉक का जो प्राइस है वो मैनेज हो रहा है और मेरे पास क्वांटिटी आ रही है, आई कैन इजिली एक्यूमुलेट द क्वांटिटी। जाके FIIs DIIs का डेटा देखो कि कंपनी में कैसे होल्डिंग बढ़ी है। अगर तुम्हें लगता है FIIs DIIs का पैसा बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब प्राइस, ऊपर का जो प्राइस है ना, वो प्राइस बढ़ने की वजह से द PE हैज री-रेटेड। इस केस में तुम्हें दिक्कत महसूस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं तो कुछ सोच समझ के खरीद रहे होंगे, बेवकूफ तो वो भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग ब्लाइंडली फॉलो द इंस्टीट्यूशंस, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर वो खरीदे तो थोड़ा बहुत सोच समझ के खरीद रहे होंगे। तो यू कैन जस्ट गेट अ कंफर्मेशन कि हाँ अगर उन्हें खरीदा है तो मैं भी एक बार को सोच सकता हूँ खरीदने की। उसके बाद अर्निंग्स देखो, अगर तुम्हें लगता है अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो तुम जाके देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ क्यों रहा है। हो सकता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत कम चार्ज हो रहा है, जितना चार्ज होना चाहिए उससे बहुत कम चार्ज हो रहा है, या जितना चार्ज होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम जा रहा है, जिसकी वजह टैक्स कम देना पड़ रहा है, राइट। समझो ये सब, स्केप्टिसाइज करो एवरीथिंग। एज आई से, डोंट बी अ पैसिमिस्ट, डोंट बी एन ऑप्टिमिस्ट, बी ए स्केप्टिक। हार्वर्ड मार्क्स ने बोला, मैंने नहीं बोला, ठीक है। कूल, डन, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, शबा खैर, खुदा हाफिज, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड, जय। हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना। मेरे को हर जगह फॉलो भी कर देना।